हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनबोरिंग एकेडमी। तो इससे पहले की क्लास में हम लोग मुगल्स के बारे में देख चुके हैं, उनका पॉलिटिकल हिस्ट्री देख चुके हैं। इस टाइम इनका कल्चरल और आर्ट वाला जो सेक्शन है ना, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर उन्होंने बनाया, उनके आर्किटेक्चर का स्टाइल क्या था वो देखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग एंशंट हिस्ट्री को पूरी तरीके से कवर किया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, गुप्ता, मौर्य और जिस तरीके से संगम लिटरेचर सबको कवर किया। अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल के लिंक पे जाइए, आपको लाइन बाय लाइन पूरा हिस्ट्री के आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें। आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाउस सुल्तानी का निर्माण किस सुल्तान के द्वारा किया गया था? हाउस सुल्तानी का, देखो इसके लिए, इस सेक्शन के लिए आप क्या करो, जैसे कि जो आर्किटेक्चर का है ना, आप किताब पेन लेके बैठ जाओ, आप तीन लाइन में बांट दो एक पन्ने को, ठीक है। इस पे लिखो आर्किटेक्चर का नाम, आर्किटेक्ट का नाम, मतलब वो जो बिल्डिंग है उसका नाम। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हौज़ सुल्ताने की बात हो रही तो हौज़ सुल्ताने का नाम लिख लीजिए, इसको किस सुल्तान ने बनाया है बाई के ऊपर में, और लोकेशन, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत ढेर सारे जो भी आर्किटेक्चर रहे हैं, जो भी बिल्डिंग्स रही हैं, उसको इस तरीके से आप लिस्ट बना लीजिए, और लिस्ट जब कंप्लीट हो जाए तो आप किसी कमरे के दीवार पे उसको चिपका दीजिए। और सुबह सोते उठते आप देखते रहिए, क्योंकि यार देखो कंपटीशन में आप मतलब लड़ाई कर रहे हो, कंपटीशन एक लड़ाई के तौर पे है, ठीक है। तो इसमें जो है छोटी छोटी चीज़ें पे हम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन ध्यान नहीं देते, और जब एग्जाम में वही चीज़ आती है तो हम कहते हैं अरे यार मिस हो गया, ठीक है। तो इसको अगर आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में चलेंगे तो आप कभी मिस नहीं करेंगे उन चीज़ों को, ठीक है। तो हौज़ सुल्तानी को किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। इल्तुतमिश ने एक और दूसरा बड़ा काम किया था, कुतुब मीनार जो है, फेमस जो है मीनार है, टावर है दिल्ली में, ठीक है। उसका जो नीचे का हिस्सा है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। जो ऊपर का हिस्सा है, रिपेयरिंग का जो हिस्सा है, कहते हैं कि बिजली गिरी थी, ऊपर कैसा डैमेज हो गया था, तो इल्तुतमिश ने उसको बाद में रीडेवलप किया था। तो उसको जो है इल्तुतमिश के द्वारा एक दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये भी किया गया है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। आर्कुएट स्टाइल क्या मतलब होता है? आर्कुएट स्टाइल, ठीक है। दो तरीके की बेटा स्टाइल होती है, एक होता है टेट्राबेट स्टाइल, टेट्राबेट स्टाइल होती है, एक होती है आर्कुएट स्टाइल, ठीक है। आर्कुएट स्टाइल में क्या, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, आर्क मतलब यू, ठीक है। जैसे आप मुगल आर्किटेक्चर को जहां कहीं भी देखिएगा ना, तो आपको दरवाजे ना यू नहीं दिखेंगे, आपको जनरली दरवाजे यू दिखेंगे। जबकि टेट्राबेट स्टाइल क्या होता है? टेट्राबेट स्टाइल को कहते हैं कि दो पिलर यूं उठाओ और ऊपर में यूं बिम रख दो, ठीक है। तो इसको कहते हैं टेट्राबेट स्टाइल। जो 8 से 13 सेंचुरी तक या 12 सेंचुरी तक जो डोमिनेशन रहा जिस स्टाइल का, वो टेट्राबेट स्टाइल का रहा है। उसके बाद जो आर्किटेक्चर बने, जो मुगल आर्किटेक्चर ने ज़्यादातर बनाए गए, जैसे ताजमहल आप ले लीजिए, हुमायूं टॉम ले लीजिए, ठीक है, या अलाई दरवाज़ा ले लीजिए, वो आर्कुएट स्टाइल में ज़्यादातर बने हैं। टेट्राबेट स्टाइल में क्या है, दो खंबे सीधे सीधे खींचे गए और उसके ऊपर बिम डाल दी गई, इसको टेट्राबेट स्टाइल कहते हैं। और आर्क में यूं आर्क, जैसे ARC, आर्कुएट स्टाइल, तो नाम ही से समझ सकते हैं आप कि इसमें आर्क का रोल ज़्यादा होता है। जैसे कि आप ताजमहल भी देखने जाएंगे, आपको तमाम दरवाजे आपको यूं नहीं दिखेंगे, आपको दरवाजे यूं दिखेंगे या यूं गोल टाइप में दिखेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं आर्कुएट स्टाइल। तो आर्कुएट स्टाइल का दरवाजा का कौन सा जो है उदाहरण कौन सा है? तो जो अलाई दरवाजा है ना, वो एक बड़ा एग्जाम्पल है आर्कुएट स्टाइल का, ठीक है। एक्चुअली जब बाहर के रूलर्स आए भारत में, तो वो अपने जगह का जो उनका आर्किटेक्चर का जो स्टाइल चल रहा था वो भी वहाँ से कैरी करके लाए। तो जिस तरीके से पर्शियन आर्किटेक्चर था, तो पर्शिया में जिस तरीके का जो है बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती थी, जब मुगल्स आए बाहर से, तो वो उस तरीके की, उस जगह पे जिस तरीके का आर्किटेक्चर चल रहा था, उन चीज़ों को लेके आए। दूसरी चीज़ क्या है कि मुगल आर्किटेक्चर से पहले आप बिल्डिंग्स में बहुत ज़्यादा फव्वारे और झरने और स्विमिंग पूल टाइप के तालाब वगैरह नहीं देखेंगे, ठीक है। लेकिन मुगल जहाँ से आए थे ना, वो समरकंद का एरिया ठंडा एरिया था, ठीक है। तो इनको क्या है, भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी, कहीं भी अगर ये रहते थे तो ये लोग क्या करते थे, अपने जो जहाँ भी ये लोग महल वगैरह बनाते थे, वहाँ पे झरनों का इंतजाम करते थे, वहाँ पे फव्वारे लगाते थे, वहाँ पे जो है स्विमिंग पूल टाइप के बड़े बड़े जो है गार्डन्स के बीच में, जैसे आप ताजमहल जाएंगे तो इस तरीके से ताजमहल यहाँ पे यूँ बना हुआ है, यहाँ आगे में बाग है बना हुआ, और ये पूरा यहाँ पे जो है पानी के फव्वारे वगैरह लगे हुए हैं। और कुछ सिस्टम है कि पानी ये यहाँ तक जाता है पूरा ताजमहल के, ये बाहर के जो वो बना हुआ है सेंटर का जो डोम एरिया, वहाँ तक वो चीज़ जाता है। और पानी आता कहाँ था, जो ऊपर में यमुना बह रही है, वहीं से कुछ सिस्टम है, वहाँ से पानी
आता है। तो उसके पीछे रीजन ये था कि जब मुगल यहाँ से आए थे वो ठंडी जगह थी और यहाँ पे ये लोग रहते थे तो इनको गर्मी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। इस वजह से मुगल आर्किटेक्चर में खासकर अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि पानी का बहुत ज़्यादा रोल है। कोई भी आर्किटेक्चर इनका ऐसा नहीं है जहाँ पे बिना पानी का हो, वहाँ पे आपको पानी का अरेंजमेंट ज़रूर मिलेगा, चाहे पानी का जो है झरना हो, फव्वारा हो, वो जो है पॉन्ड टाइप का कुछ बना दिया हो, छोटे छोटे तालाब टाइप में इन लोग ने बना दिया हो। ठीक है, तो ये भी एक जो है एग्जाम्पल है मुगल आर्किटेक्चर का, एक कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे कहते हैं ना कि इनकी आप कैरेक्टरिस्टिक बताइए मुगल आर्किटेक्चर की, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। उसके अलावा पेट्रा डुवरा एक आर्किटेक्चर की इनकी कैरेक्टरिस्टिक है और दूसरा आर्कुएट है, जिसको मैं धीरे धीरे आगे आपको बताता चलूंगा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शासक था जिसको भगवान जिसको ये कहते थे कि भगवान के द्वारा चुना हुआ राजा है। ये जनरली क्या होता था कि जो एंशिएंट इंडिया के जो राजा महाराजा रहे हैं वो खुद को कई बार भगवान घोषित कर देते थे और सिक्कों पे अपनी फोटो वगैरह छापने लगते थे। ठीक है, लेकिन जो मिडवल इंडिया की जो हिस्ट्री के जो राजा हैं, जैसे कि मुगल्स हो गए या दिल्ली सल्तनत के जो राजा हो गए, वो कभी अपनी फोटो या इमेज को जो है सिक्कों पे नहीं चलाते थे और खुद को कभी भगवान नहीं कहते थे। हाँ, कुछ राजा ये जरूर कहते थे कि वो भगवान के परछाई हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि वो भगवान है। उन्होंने ये कहा कि वो भगवान के द्वारा चुने हुए हैं, भगवान खुद को कभी उन्होंने नहीं बताया। या जैसे गुप्ता आर्किटेक्चर में कुछ थे जो खुद को विष्णु और लक्ष्मी का अवतार के तौर के ऊपर बताते हुए अपने इमेज की फोटो की सिक्कों के ऊपर मोहरे लगाते थे, लेकिन मुगल आर्किटेक्चर में ये नहीं हुआ या दिल्ली सल्तनत के पीरियड में ये चीज़ नहीं हुई है। ठीक है, तो लेकिन उसमें एक राजा जो रहा है अलाउद्दीन खिलजी, जिसके अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत फेमस जो रिफॉर्म है, इसका रिफॉर्म था मार्केट रिफॉर्म। मार्केट रिफॉर्म की मैं बात करूंगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर बात आ गई है तो। और दूसरा क्या था, ये इसमें जो है स्लेव्स ये इसके पास बहुत थे, कहते हैं कि इसके पास 75,000 से ज़्यादा स्लेव्स थे, स्लेव बहुत ज़्यादा रखता था ये। ठीक है, तो ये जो सवाल क्या है कि इनमें से कौन सा ऐसा राजा है जो खुद को बताता है कि गॉड ने उनको चूज किया। अलाउद्दीन खिलजी क्या है, एक मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम, कुव्वतुल इस्लाम नाम की एक मॉस्क है, वहां पे इंस्क्रिप्शन में ये चीज लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी खुद को ये कहता है कि इसको ऊपर वाले ने चुना हुआ है राज करने के लिए, क्योंकि इनके अंदर बहुत ढेर सारी क्वालिटीज है जो किंग सोलोमन से मिलती है, जो एक मसीहा रहे एक टाइम पे, किंग सोलोमन से इनकी क्वालिटीज मिलती है अलाउद्दीन खिलजी की। ये बात कहाँ लिखी है, कुव्वतुल इस्लाम में। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे स्लेव्स का रिवोल्ट भी हुआ था, जब स्लेव बहुत ढेर सारे इकट्ठा हो गए, उनको प्रॉपर का हक नहीं मिल रहा था, तो उन सब लोगों ने इकट्ठा होकर रिवोल्ट भी कर दिया था। दूसरा रिफॉर्म क्या किया था इसने, मार्केट रिफॉर्म इसका बड़ा फेमस है, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे। मार्केट रिफॉर्म में इसने क्या किया था, प्राइस फिक्स करना, प्राइस फिक्स कर देते थे ये साहब। ये कहते थे कि चावल इतने का ही बिकेगा, आटा इतने का ही बिकेगा, दाल इतने की ही बिकेगी। ठीक है, यार जो भी मार्केट में चीजें हैं खाने पीने की, क्योंकि इनको क्या था कि अच्छा ये इन्होंने किया क्यों, क्योंकि इनको मिलिट्री एक्सपीडिशन का बड़ा शौक था। इनको जो है नए नए देश राज जीतने के, मुल्क जीतने के बड़े ख्वाब आते थे, सपने आते थे कि ये अपने साम्राज्य को और ज़्यादा विस्तार करें। साम्राज्य विस्तार के लिए इनको चाहिए थे सिपाही, सिपाही को जो है फिक्स करने के लिए उनको देनी पड़ती है सैलरी। अब सैलरी तब आप किस हिसाब से दोगे, अगर आप एक तरीके से कैलकुलेट करोगे ना कि एक सिपाही इतने रुपए का चावल खरीदेगा, इतने का दाल खरीदेगा, इतने का आटा खरीदेगा, इतने का सब्जी खरीदेगा, तो यानी कि उसको 500 रुपए का उसका खर्चा होने वाला है, तो उसको आपने सैलरी दे दी 700 रुपए। लेकिन वहीं मार्केट में अगर रेट फिक्स नहीं है, तो जो आज 500 का खर्चा हो रहा था वो 700 का खर्चा होने लगा, तो सिपाही आके कहेगा कि भैया हमारी सैलरी बढ़ाओ क्योंकि हमारा खर्चा नहीं चल रहा है। तो उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए इन्होंने क्या किया कि मार्केट में चीजों के रेट फिक्स कर दिए, ताकि जो सोल्जर आए, सोल्जर को आसानी से उसको उसकी सैलरी दी जा सके और सैलरी से वो मार्केट से सामान खरीद सके। इसलिए इनका जो मार्केट रिफॉर्म है वो बहुत फेमस हुआ था बाद में। टेट्राबेट आर्किटेक्चर किस समय में यूज होता था, तो टेट्राबेट आर्किटेक्चर मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया, बिम यूं खींच के, यूं खंबे खींच के, यूं जिसके ऊपर छत रख दी जाती है, इसको क्या कहते हैं, ये आर्किटेक्चर को कहते हैं ट्रेबिएट आर्किटेक्चर इसको कहते हैं। और ये 8 से 13 सेंचुरी जब जो है बाहर से जो शासक हैं वो जब नहीं आए थे, तब ये ज़्यादा यूज होता था। इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे क्या है
कि आपको जो ये एरिया है ना, ये एरिया आपका कम हो जाता है। जैसे आप मान लीजिए गैलरी बना रहे हैं, ठीक है, तो ये एरिया को अगर आपको बढ़ाना है, इसको और बढ़ाना है, जैसे मान लीजिए ये दोनों पिलर दूर कर दिए और बीच में छत डाल दी, तो ये हो गई कमजोर। लेकिन अगर छत को यू तौर पे डाल दिया गया, ठीक है, तो ये अगर जो फिजिक्स वाले पढ़े होंगे या जो मैथ पढ़े होंगे समझ में आ रहा होगा, तो ये आर्क बन गया। तो ये जो इसका जो टेंशन है ना वो डिवाइड हो गया। इसका टेंशन ये दो दिशा में, इधर भी फोर्स लगने लगा, इधर भी फोर्स लगने लगा। इसमें क्या है, पूरी फोर्स यूं लग रही है, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि जो आपके जो बीच की गैपिंग है कंस्ट्रक्शन की ना, उसको आप बढ़ा सकते हैं, उसको आप बढ़ा सकते हैं। फिजिक्स में चला गया, आपके जरूरत की चीज नहीं है, वैसे नहीं समझे तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आर्किटेक्चर बड़ा होता गया ना बाद में भविष्य का आर्किटेक्चर, तो उनको क्या है अंदरूनी एरिया में बड़ी स्पेस चाहिए होती थी। इसलिए जो छत का जो तरीका है ना वो स्ट्रेट डालने के बजाय अगर आप आर्च डाल देंगे तो जो आसपास की जो दीवारें हैं ना उसको आप और ज़्यादा फैला सकते हैं, उसको और ज़्यादा विस्तार करना संभव हो जाता है। अगला सवाल है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। पहली लाइन क्या है कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ द ट्रू आर्च कैन बी सीन इन अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा में शुरुआती आर्किटेक्चर जो आर्कुएट आर्किटेक्चर है उसका चरित्र या उसका कैरेक्टरिस्टिक दिखता है। कुतुब मीनार रिपेयर किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। नहीं भैया, कुतुब मीनार जो है जलालुद्दीन खिलजी ने नहीं, जलालुद्दीन खिलजी तो वैसे कोई था नहीं, गयासुद्दीन खिलजी था, फिर अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। तो उसके बाद जो है लाइक हिंदू रूलर मुस्लिम सुल्तान ऑल्सो क्लेम टू बी इनकारनेशन ऑफ गॉड। नहीं, ये भी लाइन गलत है, क्योंकि मुसलमान जो शासक रहे हैं उन्होंने कभी खुद को भगवान का अवतार नहीं बोला गया है, क्योंकि मुसलमान फिलॉसफी के हिसाब से भगवान अल्लाह एक ही है और उसके अवतार होना संभव नहीं है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क एक्सप्लेन दैट गॉड चूज अलाउद्दीन एज ए किंग। ये बिल्कुल सही बात है, तो यानी कि आपका बी और सी जो है वो गलत हो गया। बी और सी कि कुतुब मीनार की जो मरम्मत है जलालुद्दीन खिलजी ने नहीं अलाउद्दीन खिलजी ने किया, ये स्टेटमेंट गलत है। हिंदू शासकों की तरह मुसलमान सुल्तान भी भगवान के अवतार होने का दावा करते थे, ये भी चीज गलत मानी जाती है। कौन सा इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? आइए देखते हैं। अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसको पढ़ के बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। मुगल आर्किटेक्चर जो है समागम है भारतीय, पर्शियन, तुर्किश और इंडियन आर्किटेक्चर, इस्लामिक आर्किटेक्चर का। बिल्कुल सही बात है। जहांगीर वाज पर्सनली अटेंटिव इन लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जहांगीर जो है वो पेंटिंग में बहुत ज़्यादा शौक रखता था, पेंटिंग के बहुत शौकीन थे ये, और इनके ज़माने में बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स का बनाया गया है जो है, लेकिन आर्किटेक्चर का बहुत ज़्यादा प्रयोग इनके में नहीं है। जो आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा यानी कि नई नई बिल्डिंगें बनाने का जो शौक था वो सबसे ज़्यादा शाहजहां में रहा है, जिसने ताजमहल बनाया। उससे ज़्यादा शौक बाकी किसी मुगल शासक में उतना ज़्यादा शौक नहीं रहा है। अगला सवाल है अकबरनामा। अकबर डिस्क्राइब हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट चार बाग। क्या अकबर ने जो है डिस्क्राइब किया प्लानिंग को कि किस तरीके से जो है वो करा जाए, अलग अलग जो है चार बाग का क्या कॉन्सेप्ट होता है? चार बाग का क्या कॉन्सेप्ट होता है? चार बाग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए ताजमहल आप देखने जाओगे तो ये ताजमहल है, इसके आगे आपको बाग दिखेंगे इस तरीके से। बाग अक्सर क्या होता है, डिवाइडेड होते हैं, और ये बीच से रास्ता बन जाता है, इधर से रास्ता बन जाता है, ये रास्ता बन जाता है, ये रास्ता बन जाता है, या बीच में झरने वगैरह लगा दिए जाते हैं, यहाँ पे भी झरने लगा दिए जाते हैं, इधर से रास्ता बन जाता है, इधर से रास्ता बन जाता है, या बीच से रास्ता बन जाएगा और दोनों तरफ झरने वगैरह रहेंगे। यानी कि पूरे उसको जो है अलग अलग पार्ट में बांट दिया जाए। ये वहाँ कॉन्सेप्ट वहाँ से आया है चार बाग का। ये अकबर ने नहीं निकाला था, ये बाबर के टाइम से चलता हुआ है, और बाबरनामा में इस चीज का जिक्र है कि चार बाग को किसी बिल्डिंग के अराउंड में किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है और उसको खूबसूरत बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर आप ताजमहल देखते हैं या हुमायूं टॉम्ब देखने जाते हैं ना, तो ये चीज़ आपको बखूबी समझ में आ जाएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। या तो आइए एक बार ना मैं कोशिश करता हूँ आपको इसको समझाने की एग्जाम्पल के साथ में। जरा वो खोल लेते हैं, गूगल खोल लेते हैं। ताजमहल
ग्राउंड प्लान। ताजमहल फ्लोर प्लान के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो ये चीज ये देखिए, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, इसमें आप समझ जाओगे कि चार बाग होता क्या है, या सर क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए ये जो रहा ये ताजमहल बन गया, इसके आगे आप देखिए एक पोर्शन ये बना हुआ है, 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 यहाँ से एंट्री होती है। ठीक है, इस चीज को कहते हैं चार बाग का एरिया। चार बाग मतलब कि चार पार्ट अलग अलग बांट दिया गया और बीच से रास्ता निकाल दिया गया और इधर से रास्ता निकाल दिया गया। ये जो सिस्टम है आर्किटेक्चर का, और ये पूरे को बाग टाइप में डेवलप कर दिया गया। इससे क्या होता है, ब्यूटिफिकेशन आ जाता है आर्किटेक्चर में। और मुगल आर्किटेक्चर में खास तौर पे आप इस चीज का रिपीटेशन कई जगह पे देखेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये अधिकतर कहाँ दिया गया है, ये जो है बाबरनामा में दिया गया है, ना कि अकबरनामा में इस कॉन्सेप्ट को जिक्र किया गया है। ठीक है, तो आपका सी और बी गलत हो गया और ए जो है सही है कि जो मुगल आर्किटेक्चर है उसमें आपको अलग अलग चीज़ों की छाप मिलेगी। आपको भारतीय आर्किटेक्चर भी मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भारतीय एनवायरनमेंट में वो चीज़ बनाई जा रही थी, भारतीय आर्किटेक्चरों के द्वारा ही बनाई जा रही थी। ये लोग पर्शिया से अपने मजदूर मिस्त्री तो लाए नहीं थे, ये लोग सिर्फ आए थे भारत में, और भारत के लोगों से ही ये लोग काम करवा के आर्किटेक्चर वगैरह बनवाते थे। ठीक है, अकबर के शासन के दौरान आर्किटेक्चर टर्न इनटू टूम, इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम। ठीक है, जो जैसे क्या है, अकबर से पहले बहुत बड़े बड़े आलीशान कब्रें नहीं बनाई जाती। जैसे ताजमहल क्या है, ताजमहल कोई बिल्डिंग नहीं है, ताजमहल क्या है, एक कब्र है, कब्रगाह है। कहते हैं ना ताजमहल इज द वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल टॉम्ब। क्या है, कब्रगाह है, क्योंकि वहां पे शाहजहां की जो 13वीं पत्नी थी उसका मुमताज महल, वो जब अपने बच्चे को जन्म दे रही थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अपने 11वें बच्चे को जन्म दे रही थी, अपने 11वें बच्चे को जन्म दे रही थी, तो उसको वहां पे उसकी मृत्यु हो गई थी और उसको वहां पे एक आलिशान मकबरा बना के दफन कर दिया गया। तो ये कॉन्सेप्ट जो है कि कब्र को जो है बहुत बड़े बड़े किले बना के, वो जैसे हुमायूं टूम्ब है, हुमायूं टूम्ब आप देखने जाएंगे, बहुत शानदार बिल्डिंग है, बहुत शानदार उसकी नक्काशियां हैं और बहुत बड़ा सा जो है उसके सामने बाग बगीचा है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है निकालने का, ये कहाँ से आया है, ये कॉन्सेप्ट आया है सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया में अक्सर जो है राजाओं को इस तरीके से कब्रों को बहुत बड़े बड़े मकबरों में रखने का प्रचलन चलता रहा है। चील सुतुन, चील सुतुन क्या होता है, चील सुतुन एक अरबिक वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, 40 पिलर हॉल। 40 पिलर हॉल जो है का मतलब होता है चील सुतुन। सबसे पहला जो है डोम बेस आर्किटेक्चर क्या होता है, डोम क्या होता है, डोम इसको कहते हैं। जैसे ये फ्लैट हो गया और यहाँ पे इस तरीके के जो रखा जाता है, और ये नीचे में ये बन गया दरवाजा, ये हो गई खिड़कियां। ठीक है, ये हो गया डोम। ठीक है, तो ये डोम बेस आर्किटेक्चर सबसे पहले कहाँ देखा गया है, डोम बेस आर्किटेक्चर सबसे पहले जो बेसिकली जो ताजमहल है ना, वो इवोल्यूशन है, मतलब पिनिकल है। जब सबसे इवॉल्व होकर सबसे टॉप पे मुगल आर्किटेक्चर पहुंचा तो ताजमहल उसका नमूना है। लेकिन जो शुरुआती आर्किटेक्चर के जो इनके टीनेट्स है, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो सबसे अच्छे कहाँ दिखते हैं, सबसे अच्छे दिखता है इनको हुमायूं टूम्ब में। हुमायूं टूम्ब का मैं आपको एक बार ग्राउंड प्लान दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ा और बेहतर से उसको समझ जाएंगे आप। जैसे इसको देखिएगा, इसमें आपको सेंटर में जो है हुमायूं टूम्ब दिख रही होगी, और इसके चौतरफा आपको देखिए, जैसे ये चार बाग का एरिया हो गया, ये देखिए, ये देखिए, ये गेट का एरिया हो गया, ये बगीचा, ये बगीचा, ये बगीचा, ये बगीचा,
और सेंटर में कब्र है। ठीक है, ये एक आलीशान बिल्डिंग है। ठीक है, आलीशान बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है जिसको हुमायूं टॉम्ब है। जब बराक ओबामा आए थे भारत में तो उन्होंने ताजमहल को देखने की ख्वाहिश नहीं प्रस्तुत की, उन्होंने हुमायूं टॉम्ब जाने की ख्वाहिश प्रस्तुत की। क्योंकि अगर मुगल आर्किटेक्चर को आप बेसिक तौर पे समझना चाहते हैं, बिल्कुल उसकी बुनियाद प्रिंसिपल को समझना चाहते हैं, तो आप जो है हुमायूं टॉम्ब उसका सबसे खूबसूरत और जीता जागता नमूना है, जिसमें आप देख लीजिए चारबाग का कॉन्सेप्ट भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, और गार्डन का भी कॉन्सेप्ट दिख जाएगा, और टॉम्ब को किस तरीके से चेंज करके किले में बदला जाता है। और यहाँ पे जो डोम आर्किटेक्चर है, यहाँ पे डोम भी बनी हुई है, तो जो डोम आर्किटेक्चर है वो भी आपको देखने को इसमें मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि ए और बी और सी में चूज करना है कि कौन सा सही है। ठीक है, ए और बी और सी में। तो हिस्त बिस्त का मतलब क्या होता है? हिस्त बिस्त का मतलब होता है 8 कमरों से घिरा हुआ एक केंद्रीय हॉल। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। द टॉल गेटवे वॉज लाइक पिस्ताक। पिस्ताक कहते थे ऊंचे ऊंचे जो रास्ते थे, जो बरामदे थे, उनको क्या कहते थे? उनको पिस्ताक कहते थे। बिल्कुल सही बात है। हुमायूं का मकबरा कब से कब तक के बीच में बनाया गया था? हुमायूं का मकबरा 1565 से 1576 तक नहीं बनाया गया था, ये बिल्कुल गलत बात है। हुमायूं का मकबरा 1562 से 1571, 1562 से 1571 के बीच में बनाया गया था। हुमायूं कौन था? हुमायूं जो है बाबर का लड़का था और अकबर का बाप था। ठीक है, और जो है इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? इनकी मृत्यु हुमायूं की जो है लाइब्रेरी से ही उतर रहे थे, उसकी सीढ़ियों से ये गिर गए और वहां पे इनकी मृत्यु हो गई थी। उस वक्त अकबर मात्र 13 साल का था, जिसको राजा बना दिया गया था, लेकिन इसको रीजेंट रखा गया था। बैरम खान वाज द रियल किंग दैट टाइम, मतलब वो एक तरीके से ये प्रोटेक्टोरेट थे, ये मतलब उनके संरक्षक थे बैरम खान, जिसको बाद में अकबर ने हज पे भेज दिया था, जहाँ पे जाते जाते रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई थी, वो हज भी नहीं कर पाए थे। वास्तुकला का ईरानी प्रभाव देखा जा सकता है। वास्तुकला का ईरानियन प्रभाव किस चीज के ऊपर दिखा जा सकता है? तो जोधा भाई का जो महल है, जोधा भाई पैलेस, वो उसके ऊपर वास्तुकला का एक अच्छा खासा नमूना ईरानियन आर्किटेक्चर का, जिसको पर्शियन आर्किटेक्चर कह लीजिए, वो देखा जा सकता है। जोधा भाई जो है अकबर की वन ऑफ द फेवरेट पत्नियों में से एक रही हैं। ठीक है, और इनका जो महल है वो कहाँ पे है? वो जो है फतेहपुर सीकरी में जोधा भाई का पैलेस है, और ये 3 या 5 मंजिला ऊंचा महल है। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत गुजरात और मालवा की स्थापित शैलियों को दर्शाती है? तो जो है फतेहपुर सीकरी की जो इमारतें हैं वो गुजरात और मालवा की शैलियों को दर्शाती हैं। क्यों? क्योंकि फतेहपुर शहर जो है, फतेहपुर सीकरी शहर जो है अकबर ने बसाया था, और अकबर क्या है? समावेशी था। अकबर जो है सारी संस्कृतियों को समावेश में विश्वास रखता था, तो उन्होंने गुजरात और मालवा की शैली को भी अपनाया था, क्योंकि अकबर की शादी एक राजपूत घराने में हुई थी और राजपूतों का बहुत सम्मान था, और वहाँ की जो शैलियाँ हैं, जो मालवा शैली है, गुजरात शैली है, उनसे जो है फतेहपुर सीकरी की जो इमारतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित पाई जाती हैं। पिट्राडोरा क्या होता है? पिट्राडोरा को ऐसे अगर मैं बता के निकल जाऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा। जैसे इतनी चीज़ें दिखाई है, तो पिट्राडोरा को भी हम सोच रहे हैं कि आपको एक बार दिखा के समझा दें कि पिट्राडोरा बेसिकली होता क्या है। बंद कहाँ से किया जा सकता है? एक्चुअली आर्किटेक्चर में आप तभी समझ पाएंगे अच्छे से जब आपको दिखा के एक्सप्लेन किया जाए ना, तब आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे ताजमहल के पिट्राडोरा की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, आप ताजमहल में जब जाएंगे देखने के लिए, तो इस तरीके की नक्काशियाँ आपको देखने को मिलेगी। वहाँ के जो मेहराब है, ठीक है, वहाँ के जो वो है क्या कहते हैं, मीनारे हैं,
वहाँ पे इस तरीके की नक्काशियाँ आपको देखने को मिलेंगी। जो यहाँ पे कैलीग्राफी आप देख रहे हैं, या ये कैलीग्राफी जो अंदर की जो कब्र है वहाँ पे इस तरीके की कैलीग्राफी अगर आप देखिएगा तो ये चीज़ जो है, ये जो संगमरमर के अंदर में किसी और कलर के स्टोन से जो डिज़ाइन बनाई जाती है, ये देखिए, ठीक है, वो उसको क्या कहते हैं, उसको हम पेट्राडोरा कहते हैं बेसिकली। और ये किसकी देन है, ये मुगल आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पेट्राडोरा कहते हैं, इसी को हम लोग पेट्राडोरा कहते हैं। तो सवाल क्या था कि पेट्राडोरा क्या है। पेट्राडोरा जो है स्टाइल ऑफ डेकोरेशन ऑफ बिल्डिंग है, ठीक है, जिससे बिल्डिंगों की सजावट की गई है मुगल काल के दौरान, ठीक है। मुगल वास्तुकला का मिश्रण है। तो मुगल किस किस तरीके की वास्तुकला का मिश्रण है, मुगल पर्शिया और ईरान की वास्तुकला का मिश्रण है, क्योंकि मुगल जो है पर्शियन थे और भारतीय कला से उनका समावेश हो गया था। तो मुगल का जो आर्किटेक्चर है वो पर्शियन और भारतीय कला का समावेश है, ठीक है। फारसी और भारतीय शैली का समावेश मुगल आर्किटेक्चर है। मुगल अरब नहीं थे, मुगल तुर्किश नहीं थे, मुगल अफगान नहीं थे, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ऑल मुस्लिम आर नॉट सेम, नॉट सेम मतलब नॉट मतलब एक ही नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। पर्शियन अलग हैं, अफगान अलग हैं, तुर्किश अलग हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ख्याल हम लोग को रखना है एग्जाम के दौरान, ठीक है। दीवाने आम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट इन रेफरेंस टू ऑडियंस ऑफ दीवाने आम, ठीक है। अब जैसे बादशाह है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं ये लोग, तो ये लोग अलग अलग, जैसे क्या है आज के टाइम पे देखते होंगे ना कि जनता दरबार लगा हुआ है, योगी जी जो है जनता दरबार लगाते हैं। तो जनता दरबार आया कहाँ से शब्द, जनता दरबार मुगलों के टाइम से और उससे पहले के शासक लोग जो है लगाते थे, जहाँ पे ये दरबार लगा के बैठते थे और कोई भी आदमी आता था और अपनी बात को, परेशानी को हल करता था, सुनाता था और उसको जो है इंसाफ मिलता था, ठीक है। इसी तरीके से जहांगीर के टाइम पे एक घंटी लगी थी जो एक बहुत बड़ी सी जंजीर से जुड़ी हुई थी। अगर किसी को बादशाह का इंसाफ चाहिए होता था तो जाता था, उस घंटी को खींचता था, घंटी बजती थी, बादशाह आता था और अपना इंसाफ देता था, अपना मतलब लोगों को जस्टिस देता था। तो ठीक है, तो इसका मतलब दीवाने आम में होता क्या था, दीवाने आम में ये होता था कि राजा का न्याय ऊंचा और नीचा सबके लिए समान रहेगा, समान व्यवहार होगा, ठीक है। दीवाने आम, नाम से ही आप समझ लीजिए कि सब लोग आम है, आम यानी इक्वल है, ठीक है, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है। जैसे कि ये शब्द, ये एक्चुअली आया कहाँ से कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए दीवाने आम का जो कॉन्सेप्ट है, अब जो ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेज लोगों को कहते हैं कि हम महान हैं, हम बड़े हैं, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी कहाँ से आया, अभी आप पॉलिटिक्स बुक पलट लीजिए तो कहते हैं लिबर्टी फ्रेटर्निटी इक्वलिटी कहाँ से आया, हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया। भैया फ्रेंच रिवॉल्यूशन तब हुआ ही नहीं था जब आप लिबर्टी इक्वलिटी की बात कर रहे थे ना, ये शाहजहां उससे पहले का आदमी है, ठीक है। ये तभी दीवाने आम में सबको कहता था कि सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए, सब लोग सेम है, ठीक है। लेकिन ये कहने की बात है कि भारत में चीज़ें बाद में आई, हमने दूसरों को देख के सीखा, हमको दूसरों को देख के सीखने की जरूरत ही नहीं थी। हम इतना बड़ा देश, इतने बड़ा साम्राज्य रहे हैं भारत, कि इसमें इतनी तमाम अच्छी चीज़ें पहले से रही हैं। बाद में देश में कहीं कहीं कुछ कुछ हुआ, लेकिन क्या हुआ, अंग्रेजों ने जब भारत के ऊपर कब्जा कर लिया तो फिर यहाँ के पूरे इतिहास के साथ इस तरीके से खिलवाड़ और छेड़खानी किया और ये बताते गए कि तुमको तो कुछ नहीं पता, तो जो कुछ भी तुमको आता है वो हमारी देन है। हमने अजंता अलोरा केव्स किस ज़माने में बना दी, 6th सेंचुरी और 7th सेंचुरी में बना दी, और ये कहते हैं कि हमने 19वीं शताब्दी में उसकी खोज की है। अरे क्या मजाक है यार, इसकी खोज करोगे, हमने सैकड़ों साल तक उसको लगा के बनाया, उसकी तो उसको जब बना हमने दिया तो तुम खोज के क्या कर रहे हो, उसको खोजना क्या होता है, इट्स ऑल फुलिश। जो इंडिया का जो हिस्ट्री है जो इतना ज्यादा इनरिच्ड है, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। इन द इंस्क्रिप्शन दिल्ली सल्तनत सेड टू हैव बीन चूजन बाय गॉड बिकॉज हैड क्वालिटीज लाइक मूसा और सुलेमान, ठीक है। मूसा और मोसेस, इंग्लिश में कहते हैं मोसेस और उर्दू में कहा जाएगा मूसा, और सोलोमन कहते हैं इंग्लिश में, और इसको हिंदी में या उर्दू में कहेंगे सुलेमान। तो ये दोनों जो है मुस्लिम धर्म में मसीहा के तौर के ऊपर ये रहे हैं। तो जो एक राजा था जिसकी अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर ही रहा था, अलाउद्दीन खिलजी, जिसका मार्केट रिफॉर्म बहुत फेमस हुआ था, तो ये खुद को कहता था
कि हमको ऊपर वाले ने चुना है राजा के तौर पे, क्योंकि मेरे अंदर की जो क्षमताएं हैं, जो मेरे अंदर की क्वालिटीज हैं, वो मूसा और सुलेमान से मिलती हैं। राजा है, कह दे कुछ भी, क्या क्या फर्क पड़ता है, उसको कोई काटेगा थोड़ी ना। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चार बाग का स्थल नहीं है? ठीक है, तो हुमायूं टॉम्ब में तो है, शालीमार गार्डन, गार्डन में तो होगा ही होगा, लाल महल बारी में भी है, कुव्वतुल इस्लाम ये एक मॉस्क है जो जिसमें चार बाग का स्ट्रक्चर नहीं है। इसको किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। गैरिसन टाउन, गैरिसन टाउन किसको कहते हैं? गैरिसन टाउन ए टाउन ऑन ए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट, एक ऐसा महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह पर स्थित एक शहर, ठीक है, लैंड और उसके आसपास का शहर जहाँ पे जो है सामान सप्लाई किया जा रहा हो, ए फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद द सोल्जर्स, ठीक है। तो गैरिसन टाउन जो होता है ना, वो सिपाहियों के समूह का जो वो है ना, गैरिसन मतलब सिपाही, सिपाही जहाँ पे लोग रहते हैं, सिपाही लोग, उसको कहते हैं गैरिसन कहते हैं, अंग्रेजी वर्ड है गैरिसन, ठीक है। तो ये एग्जाम में आ चुका है, सीटेट जुलाई 2016। अब पता नहीं इतिहास के पेपर में क्यों दिया, सामाजिक विज्ञान के पेपर में क्यों दिया, ये तो समझिए अंग्रेजी का एक क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन अब सीटेट वाले हैं, उनकी मर्जी है, जो चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। तो टॉम्ब ऑफ सूफीस, सूफी की जो कब्रें हैं, जैसे कि कुतुबुद्दीन वो सॉरी शेख सलीम चिश्ती की जो कब्र है, या जो दिल्ली में तमाम सूफी रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जो कब्रें हैं उनको कहते क्या हैं? तो उन कब्रों को क्या कहते हैं? दरगाह। अच्छा, जब जीवित रहते थे तो उनकी कब्रों को क्या कहा जाता था? खानकाह कहते थे। जो कब्र है उसको कहेंगे दरगाह, उसके जो आसपास का एरिया है उसको कहते हैं खानकाह। खानकाह का अंग्रेजी होती है हॉस्पिस। ईदगाह तो अलग ही चीज हो गया, और गुल फरोशा तो मुझे भी नहीं पता क्या होता है, ठीक है। वास्तुकला से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वास्तुकला से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो वास्तुकला से संबंधित पेट्रा डोरा दो ऊर्ध्ववर्ती स्तंभों पर क्षैतिज बीम रखने की तकनीक को कहते हैं। ये पेट्रा डोरा इसको नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, आर्कुएट आर्किटेक्चर और टेट्राबेट आर्किटेक्चर। तो इसको टेट्राबेट आर्किटेक्चर का कहते हैं कि जो दो स्तंभ है उसके ऊपर जो बीम रखी जाती है, ठीक है, इसको टेट्राबेट आर्किटेक्चर कहते हैं, इसको पेट्रा डोरा नहीं कहते। पेट्रा डोरा किसको कहते हैं? जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि नक्काशी जो की जाती है संगमरमर के अंदर में, उसको हम लोग पेट्रा डोरा कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी 1, 2 और 4 स्टेटमेंट सही है। और ये पढ़ भी लेते हैं, द की स्टोन ऑफ द सेंटर ऑफ द आर्क ट्रांसफर द वेट ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर टू द बेस ऑफ द आर्क। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, क्या कह रहा है कि यूं खंबे खड़े कर दिए गए, यूं आर्क लगा दिया गया, तो जब फिजिक्स के हिसाब से अगर चलेंगे तो इसका टेंशन 2 भाग में बांटा, एक इधर बटा, एक इधर बटा, एक इधर बटा, ठीक है। तो जितना बड़ा करते जाएंगे टेंशन उतना ही डिवाइड होता जाएगा। लाइमस्टोन सीमेंट का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा था कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए थे। तो जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन होगा उतना ही ज्यादा सीमेंट लगेगी। लाइमस्टोन क्या था? उस जमाने का सीमेंट था, ठीक है। द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर अबव द डोर एंड विंडो वाज समटाइम कैरिड बाई रिचेस। रिचिस के द्वारा, जो रिचेस मतलब कि जो मोटी मोटी बिम है उसके द्वारा उसका वजन भार उठाया जाता था। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है। ये रहे आपके आज के 20 क्वेश्चन जो मुगल आर्किटेक्चर पे था। हम लोग ने मोटा मोटी फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। टेट्राबेट आर्कुएट आर्किटेक्चर के बारे में देखा, पेट्रा डोरा देखा, और मुगल आर्किटेक्चर का कहाँ से समागम हुआ है, अकबर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं वगैरह के इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग ने पढ़ाई की। अगले उससे जो है चैप्टर में हम लोग अंग्रेजों का आवागमन देख लेंगे कि किस तरीके से अंग्रेजों लोग आए और हम पे शासन करना उन लोग ने चालू कर दिया, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन आई हैव ए स्मॉल रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल so that you get the notification immediately when we upload something or when we get live on a live class. Thank you so much.